नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। देश की बात में पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां आज योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है। करीब करीब हर राष्ट्रीय अखबार में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा छपा है, जो दशकों में नहीं हुआ। इसमें लिखा है 4 सालों में किया गया। प्रति व्यक्ति आमदनी दुगनी हुई, 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, 4 नए एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए। ये अहम भी है क्योंकि अगले साल इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस वार्ता में कहा है कि कई गांव में सड़कें, स्कूल नहीं थे, उन्हें बनवाया गया, विकास का काम हुआ। कई आदिवासी इलाकों में वोटिंग का अधिकार तक नहीं था, हमने उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। योगी सरकार ने यह भी कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधियों, माफियाओं और प्रदेश में शांति भंग करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो देश के अंदर एक मानक बनी। से जुड़ी हुई सड़कें हो या एक्सप्रेसवेज के माध्यम से 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी, तब प्रदेश में कई दर्जन गांव ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद शासन की किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं किया था। न वहां सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल की सुविधा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। यहां तक कि उन लोगों को वोटिंग का राइट भी नहीं था। देश की संसद के द्वारा कानून पास किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव उन लोगों को शासकीय सुविधा से वंचित किए हुए थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर वन्य गांवों को राजस्व गांव के रूप में बदलने, शासन की सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बने और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, तो आप लखनऊ में मौजूद हैं, 4 साल के काम को किस तरह से आंका जाए? नहीं, देखिए, ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ खुद ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, बहुत मेहनती भी हैं, ये बात भी सच है। काफी काम करते हैं। कोविड के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, ये भी सच है। लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम उसी तरह चलता है जैसे हमेशा चलता रहता था। कई चीजों में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन बाकी जो अगर आप जाएंगे, जो ईज ऑफ डूइंग की बात सरकार करती है कि उसमें हम नंबर 2 हो गए। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके, पुलिस से, कचहरी में कहीं पे काम करवा के देख लीजिए, किसी जनता को ये कहने की जरूरत नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग में हम बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं, वो खुद ही बता देगी कि ईज ऑफ डूइंग में क्या हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी सेंटर की योजनाओं को अच्छी तरह लागू किया है। मिसाल के लिए प्रधानमंत्री आवास में बहुत घर बने हैं, बहुत सारे शौचालय बने हैं, नरेगा में बहुत सारे लोगों का काम हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन अगर आप अपराध के बारे में देखें, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो रोज रोज खबरें आती हैं, अगर उसको आप देख लीजिए, बहुत तरह के भ्रष्टाचार है, उसको आप देख लीजिए। पुलिस के इंस्पेक्टर जो सुबोध सिंह थे वो मार दिए गए, विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मार दिया। अपराधियों ने बहुत सारी चीजें जो अपराध किए वो सबके सामने है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो अब सरकार चूंकि चुनाव में जा रही है, जाहिर सी बात है जो भी सरकार होती है वो अपनी उपलब्धियों का बखान करती है, प्रचार करती है। शहर में भी बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हैं, लखनऊ में, दिल्ली में, तमाम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं और सरकार ये दावा कर रही है कि वो अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के 2022 के चुनाव में जाएगी और चुनाव जीतेगी। बिल्कुल कमाल, जो उन्होंने अपराधियों पर काबू करने की बात कही है, उसको इस नजर से भी एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि किस तरह से 4 साल में 135 एनकाउंटर भी हुए हैं। बहरहाल मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अब वो रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। कोरोना पे आपने कहा
लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है कि यहाँ पे ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे, वैक्सीन जाया हो रहे हैं। ये इसलिए अहम हो जाता है, एक तो कोरोना, क्योंकि आज ही डीएम के आदेश हैं, वो भी हम बताएंगे, ये हेडलाइन में भी हमने बताया, लेकिन अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री का सिंगल आउट इस तरह से यूपी को करना, राजनीतिक उससे आप कैसे आंकेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब वो अपनी उपलब्धियों का, और जो उपलब्धियां नहीं भी हों, राजनेता उनका प्रचार करता है और उनके जरिए चुनाव में जाने की कोशिश करता है। वो एक हिंदुत्व के आइकॉन माने जाते हैं, जिसके कारण वो यहां पे बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। लोगों को लगता है कि जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, शायद इस लिहाज से, इस वजह से बनाया है कि चूंकि एक स्टीरियोटाइप है, वो संत हैं, महंत हैं, तो उनका विरोध व्यक्तिगत रूप से वैसा नहीं होगा जैसा पार्टी के किसी और नेता का मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए हो सकता है। यही कारण है कि उनकी उस छवि का इस्तेमाल केरला से लेकर वेस्ट बंगाल तक केंद्र सरकार और या बीजेपी कर रही है, और उसीलिए उनका इस्तेमाल यहां हो रहा है। और जाहिर सी बात है, उनके पास सरकार है, प्रचार करने का डिपार्टमेंट है, तो अपनी उपलब्धियों का इश्तिहार कर रहे हैं। बिल्कुल। कमाल, आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी जिस तरह से अगली खबर है, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि किस तरह से जो कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट होने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को प्रधानमंत्री ने बातचीत की थी और इस बार 2 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, और यहां भी कहा, एक आंकड़ा भी उन्होंने दिया कि किस तरह से 9.4% जो वैक्सीन है, कोरोना के वैक्सीन है, वो यहां पे बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या है जमीनी हालात? आलोक पांडे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीन का तकरीबन 10% रोजाना क्यों बर्बाद हो रहा है? देश के बाकी राज्यों में ये दर 6.5% है। कुछ जवाब यूपी के छोटे सरकारी अस्पतालों की ओर इशारा कर रहे हैं। बाराबंकी के सतरिक का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन 2 लाख की आबादी के लिए है। इस हफ्ते की शुरुआत से यहां रोजाना कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन शहरी केंद्रों की तरह यहां भीड़ भाड़ नहीं है। इस अस्पताल का लक्ष्य 100 टीके रोज लगाने का है, यानी 10 वैक्सीन वायल। यहां के स्टाफ का कहना है कि अगर लोग टीका लगवाने नहीं आएंगे तो वैक्सीन बर्बाद होगी। जब लास्ट टाइम होता है सेशन का हमारा क्लोजिंग टाइम, तो उस टाइम पे जब हमारा पोर्टल या कुछ भी मतलब बंद होने वाला होता है और कोई नहीं आ रहा है, तभी वेस्ट हो रहा है, वैसे तो नहीं वेस्टेज हो रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पे सेठ मऊ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये थोड़ा और छोटा अस्पताल है। यहाँ सोमवार को 70, मंगलवार को 40 और बुधवार को 50 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। तो 10 डोज होने का मतलब ये है कि हमारे पास या तो 10% आ जाएं, तब हम उसको स्टार्ट करें, या हम जैसे फील्ड में हमें आशा से या अपने एएनएम से जानकारी मिल जाती है कि हाँ और भी पीछे 2-3 लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उस वायल को खोल के और वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी 1-2 डोज बचता भी है, उसको कोशिश यही करते हैं कि ऑन द सेम डे वी फिनिश इट ऑफ। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक और मुद्दा उठाया। राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट इतने कम क्यों हो रहे हैं और एंटीजन टेस्ट इतने ज्यादा क्यों? हम इस वक्त बाराबंकी के सीएमओ ऑफिस में हैं। यहाँ एक कोविड टेस्ट का सैंपल कलेक्शन सेंटर है। ये अभी आपको खाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो हमें यही बताते हैं कि सुबह से 36 लोग यहाँ पे आए हैं अपने सैंपल्स देने, और इन्होंने करीबन 13 आरटीपीसीआर टेस्ट साइन किए हैं और बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट साइन किए हैं। तो ये करीबन 30-60 का रेशियो आप लगा सकते हैं, 33 और बाकी का रेशियो आप लगा सकते हैं। तो ये कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि यूपी को अपनी आरटीपीसीआर टेस्टिंग और इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो ये सवाल एक महत्वपूर्ण बनता है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग कम और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ज़्यादा क्यों हो रही है। हम इस वक्त बाराबंकी में एक और सैंपल कलेक्शन, कोविड सैंपल कलेक्शन पॉइंट पे हैं। ये ज़िला अस्पताल है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ भी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो सज्जन है उन्होंने हमें बताया कि 25 से 30 एंटीजन सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं सुबह से, और
ट्रू नैट की भी 6-7 टेस्टिंग हुई है। RT-PCR टेस्टिंग यहाँ नहीं होती, वो CMO ऑफिस में होती है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी फुटफॉल होती है पेशेंट्स की। तो ये बताइए सर कि यहाँ इस कलेक्शन पॉइंट पे RT-PCR टेस्टिंग एकदम नहीं है? नहीं होता था, RT-PCR नहीं होता था, जैसे कि अब काफ़ी पेशेंटों की संख्या बढ़ने के कारण जो है तो गैदरिंग हो जाती है, तो उसके लिए एंटीजन वहाँ पे कर दिया गया, वहाँ पे ऑलरेडी पूरा कैंप बना RT-PCR जी 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 जी। बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या CMO का कहना है कि रोज कितने टेस्ट किस तरीके से होने हैं ये राज्य सरकार ने तय किया है। Prime Minister says that states should focus more on RT-PCR testing. As a medical person, would you also say that it is more important to be doing the more reliable RT-PCR tests a little more than the 500 that you are doing right now? Yeah, we are crossing our target, but it is assigned or we are getting the kit from the state government per day. Okay. So we are fulfilling what the target we have fixed. We cannot do it on. प्रधानमंत्री की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 45% टेस्ट कम से कम RT-PCR मेथड से होने चाहिए और साथ में ये भी निर्देश दिए कि एक भी वैक्सीन का डोज वेस्ट किसी भी हाल में ना जाए। अब देखने वाली बात यह है कि जमीन पर इसका अमल कब होगा। बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। तो कोरोना के मामलों को देखते हुए लखनऊ में अब मास्क पहने बिना ना किसी दुकान के अंदर जा सकेंगे और ना ही कोई सामान खरीद सकेंगे। कल लखनऊ में कोरोना के 77 मामले आने के बाद DM ने एक आदेश जारी कर कहा है कि बिना मास्क के किसी को भी सरकारी या गैर सरकारी भवन में घुसने ना दिया जाए। DM अभिषेक प्रकाश का कहना है कि इस बीच सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में आने जाने वालों का नाम, पता और फोन नंबर दर्ज करने का काम भी बंद हो गया था। इससे कोरोना होने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए आज से ये भी जरूरी कर दिया गया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि जिन दुकानों और दफ्तरों के बाहर सैनिटाइजर हटा दिए गए हैं वे दोबारा फौरन अपने गेट पर सैनिटाइजर्स का इंतजाम करें। इसी तरह सभी बड़े प्रतिष्ठान फौरन कोविड हेल्प डेस्क भी शुरू करें। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत, यूपी में विपक्ष सक्रिय हो गया है। अगले साल चुनाव भी हो रहे हैं और किसानों का मुद्दा गर्म है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने आज मथुरा में एक साथ किसान महापंचायत को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने महापंचायत से पहले वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन भी किए। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों को लेकर अपने आंखें और मुंह बंद कर लिए हैं। बात करना चाहूंगा, ये सच है कि वो वैश्विक महामारी से बचने के लिए हमें और आपको सबको अपनी नाक और मुंह बंद करना पड़ गया। हमने भरोसा किया उनका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। उन्होंने कहा कि आपको मास्क पहन के रहना पड़ेगा। आपने सबने नाक और मुंह बंद कर लिया। लेकिन हम जानना चाहते हैं, बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी वैश्विक महामारी है कि उन्होंने अपनी आंख और कान बंद कर रखे हैं। उन्हें किसानों का न दुख समझ में आ रहा है, न किसानों की तकलीफ समझ में आ रही है। मैं भी वो दिन देखना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी मथुरा से चुनाव लड़ें और मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ूं। लेकिन अगर वो करना है, अभी इस आंदोलन में सभी जाति, कौम, गांव में जो लोग रहते हैं उनकी भावना आपके साथ जुड़ रही है। वे लोग चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो चेतना जगाई गई है यही तो हमारी लड़ाई थी। अब लोग एक हो रहे हैं, इस एक को मत कमजोर होने देना। मैं आप तो यही कहने आया हूं, ये अवसर है, अब आप निकल पड़ो। यहां से जब लौटोगे, ये घर बैठने का वक्त नहीं है। मैं भी कल प्रयागराज में किसान पंचायत में जा रहा हूं। निरंतर हम लोग निकल पड़े हैं, सब लोग चलेंगे और आपको भी चलना हो। देश की राजधानी बात दिल्ली की। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की योजना डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी है। इस योजना की शुरुआत 25 मार्च से होनी थी। इसका नाम था मुख्यमंत्री घर घर योजना, जिसके लिए टेंडर भी अवार्ड हो चुके थे। लेकिन केंद्र सरकार के अनुसार राशन
फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार देती है, इसलिए इस योजना में दिल्ली सरकार बदलाव ना करे। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। 25 मार्च से, आगामी 25 मार्च से दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस योजना को लॉन्च करने वाली थी। इसका नाम रखा गया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इस योजना के तहत जो राशन मिलता है, राशन की जो दुकानों पे अभी तक लोग जाया करते हैं और राशन लेकर आया करते हैं महीने दर महीने, उसमें जो है अब वो सिस्टम खत्म करके ये होना था कि आप अपना फ़ोन कीजिए और राशन जो है वो आपके घर पर ही पहुंच जाएगा। जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दिल्ली के अंदर चल रही है कि आपको कोई सेवा चाहिए, फ़ोन कीजिए, आपके सेवा देने के लिए घर पे ही व्यक्ति आ जाएगा, सरकार आपके घर आ जाएगी, एग्जीक्यूटिव सरकार का आपके घर आ जाएगा। ठीक वैसे ही ये योजना होनी थी कि राशन आपके घर आ जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये जो राशन की योजना होती है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चलती है। ये केंद्र सरकार का एक्ट है, ये केंद्र सरकार की योजना है और राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो इसमें किसी भी तरह का बदलाव कर सकें, चाहे वो नाम में बदलाव हो, चाहे वो इस योजना के प्रारूप में या सिस्टम में किसी तरह के बदलाव की बात हो। तो राज्यों को ये अधिकार नहीं है, इसलिए जो है इस योजना को नहीं चलाया जा सकता, ये योजना ना चलाएं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा गया है, केंद्र सरकार ने जो दिल्ली के फूड एंड सिविल सप्लाई कमिश्नर हैं उनको जो चिट्ठी लिखी है उसमें ये जरूर कहा गया है कि अगर हाँ राज्य किसी और नाम से और दूसरा अनाज, ये जो अनाज आ रहा है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का अनाज होता है जो केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि इसको लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारा जो अनाज है केंद्र सरकार का जो योजना है उसको छोड़ के आप अपना जो भी अनाज जो है कहीं से भी इंतजाम करें, आप कर सकते हैं। कुछ और भी योजना आप उसके लिए लाएं, कुछ भी नाम दीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो योजना है ना तो उसका नाम बदला जा सकता है ना उसका सिस्टम बदला जा सकता है, इसलिए ये वाली जो योजना है इसको आप जो है नहीं चला सकते हैं। तो अब दिल्ली सरकार जो है जो 25 मार्च से इसको लॉन्च करने वाली थी, ये कोई नई चीज़ अचानक से ये योजना नहीं आई है। दिल्ली सरकार जो है 2-3 साल हो गए इस योजना के बारे में बात करते हुए, लेकिन अलग अलग स्टेज पर इस पर जो है आपत्ति और ये सब चलता रहा। तो अब इसका टेंडर भी हो चुका था। कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी थी कि ये योजना को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और अब टेंडर भी इसके हो चुके थे। 25 मार्च से लॉन्च करने की बात चल रही थी, उससे पहले अब रोक लग गई है। तो अब दिल्ली सरकार जो है इसका कोई तरीका निकालेगी और देखेगी कि ये योजना जो है किस तरह से केंद्र सरकार जो है इस पर मान जाए और किस तरह से इसको जो है हरी झंडी दिलवाई जा सकती है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद असम चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा है नफरत और रोजगार के बीच है मुकाबला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो डिब्रूगढ़ के लाहोवाल में कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पानी टोला में चाय बागान कार्यकर्ताओं की रैली में हिस्सा लिया। असम का ये उनका दूसरा दौरा है। अपने पिछले दौरे में राहुल गांधी ने शिवसागर में एक रैली को संबोधित किया था। आज छात्रों से मिलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है जबकि कांग्रेस रोजगार पैदा करती है। मुकाबला नफरत और रोजगार के बीच है। आपके टी गार्डन्स बाहर के लोगों को दे देती है और आपको अपनी मजदूरी के लिए 167 रुपीज मिलता है। क्या ये आपको सही लगता है? आप अच्छी तरह सुन लीजिए, कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीतने के बाद यहां पे आपको 365 रुपीज मिलेगा। आपको बांटा जा रहा है, एक धन को दूसरे धन से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर, और फिर जो आपका है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, टी गार्डन हो, जो भी वो सीधा बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है। नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी
नफरत बढ़ेगी। अगर नफरत कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, नफरत कम होगी। और उधर टीएमसी नेताओं का एक डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय, यशवंत सिन्हा, सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेता थे। कहा है कि ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच में प्रगति की जानकारी लेने वो मुख्य चुनाव आयोग के पास गए थे। साथ ही पश्चिम बंगाल के पोलिंग बूथों पर 100 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री की तैनाती को लेकर भी बात की। उनका कहना था कि इससे मतदाताओं में डर की स्थिति पैदा होती है। आइए सुनते क्या कहना है महुआ मोइत्रा का। We brought up three basic points. The first was about the presence of central forces within 100 meters of the booth. A, there's a language barrier. B, the presence of central forces in military fatigues, stomping around the villages gives people, rather than inspiring confidence, it actually inspires fear in many rural voters. And so they assured us that they will follow-up meeting with the Ministry of Home Affairs immediately to address the issue. That was the first. The second point was on the VVPATs, and we had wanted 100%. They said that the randomized checking on VVPATs at 5% level for now is the best they can do, and they feel confident because doing it at 100% will mean that at a minimum they will delay results by 48 to 72 hours, and in larger states even longer than that. They assured us that the EVMs are not hackable, that the chip is not reprogrammable. They seem to believe in the technology, and so that was something worth reassuring. And on the third point about the attack on our Chief Minister on the 10th of March, they said that we brought forward our views, which was that the Election Commission seems to have made up its mind that it was an accident, and they assured us that this is something that they have never said. It was categorically denied by the Election Commission, and they said that the investigation is pending. Once the investigation is done, they will come out. As of now, there is no clear decision on their part. और सीधे हम आपको मालदा के दृश्य दिखा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव है, हिंसा की खबरें आ रही हैं। मालदा में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी का जो ऑफिस है वहीं पर हंगामा किया है। टिकट को लेकर यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता गुस्से में हैं और यहाँ पर हंगामा हुआ है, समझाया बुझाया गया है। आपको बता दें यहाँ से दुलाल सरकार हैं तृणमूल के और सुतपा मुखर्जी बीजेपी की हैं। और फिलहाल ये मालदा से दृश्य आ रहे हैं, यहां पर हंगामा हुआ है, बवाल मचा है। और एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं देश की बात में, मुंबई ले चलेंगे। धारावी में बिल्कुल थमने के बाद अब एक बार फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कभी कोरोना के 10,000 से कम मामलों को रिपोर्ट करने वाला भारत अब एक दिन में करीब 40,000 मामले रिपोर्ट कर रहा है। बीते 24 घंटे का ये आंकड़ा 29 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं लैंसेट जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना होने के 6 महीने तक आप सुरक्षित हैं, पर दोबारा कोरोना होने की आशंका से भी इनकार नहीं। सबसे ज्यादा 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा है। अब कोरोना के मामलों की दूसरी लहर है। कभी भारत में 9,000 के करीब भी मामले रिपोर्ट हुए, पर अब आंकड़ा 40,000 के करीब है। बीते 24 घंटों में 39,726 मामले आए और 154 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 29 नवंबर को 41,810 मामले आए थे। वहीं बढ़ते ग्राफ के दौरान 9 फरवरी को 9,110 मामले ही रिपोर्ट हुए थे। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक और गुजरात से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। दोबारा कोरोना होने की बात तो पहले से है, कई खबरें भी आई, पर अब डेनमार्क में हुई स्टडी लैंसेट जर्नल ने पब्लिश की है। 40 लाख लोगों पर की गई इस स्टडी में बताया गया है कि दोबारा कोरोना होने की आशंका बहुत कम है, पर इससे इनकार भी नहीं। कोरोना होने के 6 महीने तक दोबारा होने की आशंका नहीं, लेकिन दोबारा कोरोना से संक्रमित होने को लेकर 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग ज्यादा खतरे में हैं। जब एजेड कोई बंदा को इन्फेक्शन लग जाता है, इम्यूनिटी पैदा करने का जो क्षमता हमारा शरीर में होता है वो एल्डरली पॉपुलेशन को कम होता है। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में आते हैं, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स जो आते हैं, उसी में भारत से भी 4 या 6 केसेस का बारे में रिपोर्ट हमें मिले हैं। शोध चल रहा है जिसमें हम एक खोज में लगे हुए हैं कि एक डेफिनेशन हमें मिल सकता है कि नहीं, जो हम सहज तरीका से हमें मदद करे री इन्फेक्शन को समझने के लिए।
तो महामारी से इस लड़ाई के लिए दवाई के बीच ख्याल कड़ाई से नियमों के पालन का भी रखना है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में जहां जनवरी में 2 दिन तक एक भी मामला रिपोर्ट नहीं हुआ था, वहीं अब बीते 24 घंटे में 30 कोविड केसेस दर्ज हुए हैं। सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं और इसलिए सिर्फ धारावी में बीएमसी के करीब 35 मार्शल तैनात किए गए हैं। अभी भी तुम्हारा मास्क नीचे है। नहीं, मैम को भी मैंने बताया था कि मेरा मास्क बात करते समय नीचे जा रहा है। मैंने ये नहीं। एक तरफ तेजी से बढ़ते मामले तो दूसरी ओर लोगों से नियमों का पालन करवाने की जद्दोजहद। तस्वीरें 6.5 लाख की आबादी वाली झुग्गी धारावी की है। धारावी में बीते 24 घंटों में 30 कोविड केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल 33 केस 11 सितंबर को रिपोर्ट हुए थे। दिसंबर महीने से 30 से कम या फिर सिंगल डिजिट मामले रिपोर्ट हुए। दिसंबर के आखिर और जनवरी में 0 मामले दिखे, लेकिन धारावी ने कोविड मामलों में 19 दिनों में 35% बढ़ोतरी देखी है। पब्लिक मास्क ना लगाते नहीं, गाली देते हैं, मारते हैं, पुलिस सपोर्ट करती है तो पुलिस को भी हाथापाई करते हैं। ये देखिए मेरे सर को लग गया, ये चोट लगी है। कल के दिन है ना पकड़े थे तो उनके है ना चोट लग गई है। मैंने एग्री करा तभी फाइन दिया। अब देखिए ये भी भरी दोपहरी में लाइसेंस सर ने लिया है, सर ने लाइसेंस नहीं दे रहे मेरे। और आप बोले आप शाहनगर में आओ, हम दिखाते हैं। धारावी में करीब 1,70,000 बुजुर्ग आबादी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी अगले हफ्ते सिर्फ धारावी के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर रही है। ऐसा पहली बार होगा कि एक पूरे स्लम के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बने। एक एनजीओ के साथ हमने टाइप किया है, उनको ये कहा कि आप और हम मिलकर काम करेंगे, लोगों को आगाह करेंगे, कन्विंस करेंगे ताकि वो वैक्सीन ले, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो उनको फिर वहीं पे मतलब धारावी में ही हम उनके लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी होने के बाद में उसको चीट भी दी जाएगी कि कहाँ जाना है, आपको कब जाना है और कब जाकर वैक्सीन लेना है। तो इस वजह से उसमें निश्चित रूप से उनको भी वो भी सुरक्षित रहेंगे और कोविड के नियंत्रण पाना हमको भी आसान हो जाएगा। सिर्फ धारावी ही नहीं, अगर इस वार्ड की बात करें जी नॉर्थ की, तो यहाँ पर माहिम इलाका जहाँ पर 31 केसेस, दादर इलाका जहाँ सबसे ज्यादा 41 केसेस 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए हैं। धारावी की छोटी छोटी बस्तियों में करोड़ों रुपए का बड़ा बड़ा कारोबार चलता है और एक बार फिर से लॉकडाउन की वजह से ये कारोबार ठप ना हो, सरकार इसीलिए लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है, लेकिन मास्क और नियमों की सख्ती लोगों पर बरती जा रही है। लेकिन लोगों की बदसलूकी और लापरवाही के कारण पुलिस प्रशासन की जो कोशिश है वो कमजोर पड़ती दिख रही है। मुंबई के धारावी से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे कर्नाटक। कैसे यहाँ पर स्कूल जो हैं फीस को लेकर बच्चों को कर रहे हैं परेशान, बताएंगे। और सीधे कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक के मंड्या और बेंगलुरु में 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें उन बच्चों को परेशान किया गया है जिनके माता पिता पूरी फीस जमा नहीं करवा पाए। ये सब तब हुआ जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि स्कूल फीस को लेकर सख्ती ना बरती जाए। तस्वीर मंड्या के एक स्कूल की है। आरोप है कि इसी महीने की 16 तारीख को छात्रों को बीच इम्तिहान से हटाकर परीक्षा हॉल के बाहर खड़ा कर दिया गया क्योंकि उनके माता पिता कोरोना की वजह से आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए और पूरी फीस नहीं दे पाए। बाद में कन्नड़ संगठनों के दबाव में उनकी परीक्षा स्कूल प्रबंधन ने ली। मामला सामने आने के बाद अब राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार की तरफ से एक बयान आया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेंगलुरु और मंड्या के एक स्कूल में छात्रों के साथ भेदभाव किया गया क्योंकि उनकी पूरी फीस स्कूल को नहीं मिली थी। ऐसी घटना देश के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। इससे छात्रों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी। राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में एक फैसला लिया गया था कि कोरोना के मद्देनजर 30% फीस कम की जाएगी क्योंकि अभिभावकों ने सरकार पर काफी दबाव बनाया था। स्कूल संगठनों ने 30% फीस कम करने के विरोध में एक बड़ी रैली बेंगलुरु में निकाली। इसमें शामिल थे शिक्षक और दूसरे स्टाफ। शहर के मैजेस्टिक से शुरू हुई ये महारैली फ्रीडम पार्क पर खत्म हुई।
और एक आवाज में 30% फीस कम करने के सरकार के फैसले का विरोध हुआ। कहते हैं कि अब सरकार दबाव में आ गई और 30% फीस कम करने के फैसले को लागू करने का आदेश नहीं निकाल पाई। 30% फीस कम करने का फैसला राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार का था। कहते हैं कि इस फैसले को लेने के बाद वो अलग थलग पड़ गए, क्योंकि स्कूल चलाने वालों की अपनी दलील थी और इन लोगों का सरोकार सभी राजनीतिक दलों से है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर जेडीएस। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पैसे का संकट हर जगह हो सकता है, लेकिन छात्रों और बच्चों को किसी भी तरह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।